तो जो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं वो सिलसिला जारी रखते हुए आज हम लोग पहुंच चुके हैं पार्ट 3 पर। इससे पहले हमने कर लिया है ख़त्म पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो जाके देखो, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी और जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। डेली प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी थोड़ी मेहनत से काम अच्छा बन जाएगा आपका, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी चीज़ें आपको कब आ गई। ठीक है, तो रोज़ यहाँ पर शाम में 7 बजे हम लोग मुलाकात करते हैं, और बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चंस के साथ, पर क्वेश्चन वो जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलो इसी क्रम में आज पहला जो सवाल है, और आप बताना कि आपके आउट ऑफ 10 कितने सही होते हैं ना, कमेंट प्लीज़ लेट मी नो। और हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं तो सिर्फ 10 क्वेश्चन तक सीमित नहीं रहते हैं, 10 के अलावा उसके आसपास की जितनी बातें हो सकती है, वहाँ से जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो सारा समेटने की कोशिश करते हैं। तो आप ये मत समझना कि 10 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, क्या नहीं, 10 करते हुए हम लोग कम से कम 20-25 क्वेश्चन टच कर लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? देखिए, अम्ल और क्षार, एसिड और बेस, जो क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे होंगे अभी आंसर रट लेना, कुछ दिन बाद वापस आपको मैं इसको जब रिपीट मोड में जब चलेगी वीडियो तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद होती चली जाएगी। ठीक है, रटना भी मत, बस आगे से आप ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? अम्ल मतलब होता है एसिड और क्षार मतलब होता है बेस। जब अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, तो बनता है लवण। लवण मतलब सॉल्ट, नमक भाई, नमक। ठीक है, सॉल्ट। तो जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा तो निकलेगा क्या? लवण, और साथ में पानी भी रिलीज होता है। तो पानी की बात ही नहीं कर रहे हम लोग अभी, तो सिर्फ मेन प्रोडक्ट जो है, मेन उत्पाद जो है, मुख्य उत्पाद जो है वो है लवण। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया क्या देता है बाबू? लवण देता है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है कि ताम्र एवं टीन जो है कि मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र कहता है कॉपर को, और टीन आप जान रहे होंगे SN होता है, इसकी एटॉमिक नंबर 50 होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा, पीतल, सोल्डर या ड्यूरालुमिन? देखिए सुनिए ध्यान से, तांबा और टीन जब भी मुलाकात करता है, यानी थोड़ा बढ़िया से बनाता हूँ यार, कॉपर और टीन जब भी मुलाकात करता है तो बनता है कांसा। क्या बनता है? कांसा का निर्माण होता है, यानी ब्रॉन्ज। क्या बोलते हैं इसको? ब्रॉन्ज। ठीक है, तो कॉपर और टीन मिलकर बनाएगा ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। पर पीतल किससे बनेगा सर? तो ये भी याद रखना, पीतल बनता है कॉपर और जिंक से। ठीक है, और तांबा बना किससे? कॉपर और टीन से। तो याद रखना, देख लो कॉपर दोनों जो कॉमन है, बस यहाँ जिंक है तो पीतल बन गया, टीन है तो कांसा बन गया, याद रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड फटाफट से देख लेते हैं। कई बार तो आया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, इस बार भी आएगा शायद। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, कैल्शियम सल्फेट हर जगह है, दिख रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट तो होता ही है, प्लस जो पानी होता है, पानी वो होता है आधा, हाफ H2O। तो इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंग्लिश में बोला जाता है। अभी मत जानो आप, बस जानो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ठीक है, याद हो गया होगा। अगला देखते हैं, दांत की सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? देखिए, हमारा जो दांत है, आपको दांत दिख रहा होगा, गंदा है क्या? करो साफ। तो ये दांत है, ओहो दांत बड़ा गंदा बन गया, तो दांत को मैं थोड़ा सा फ्रेश बना लेता हूँ। ये दांत, और दांत का जो सबसे बाहरी परत होता है, आउटर मोस्ट लेयर जो दांत का होता है, आउटर मोस्ट लेयर, इसका नाम होता है इनामेल। क्या होता है? इनामेल। दांत का आउटर मोस्ट लेयर का नाम है इनामेल, रहेगा याद। दांत का आउटर मोस्ट पार्ट का नाम है इनामेल। ठीक है भाई, और दांत का मैक्सिमम भाग जो बनाता है वो बनाता है डेंटाइन। तो आउटर मोस्ट पार्ट जो दिखता है व्हाइटिश कलर का वो है इनामेल, आ गया समझ। और दांत का मैक्सिमम भाग कौन बनाता है? डेंटाइन। दोनों क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, मनुष्य का जो आहार नाल है उसमें सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत की बड़ी आंत? आमाशय और ग्रासनली तो होता नहीं, ये पता है हमको। छोटी आंत और बड़ी आंत में दोनों में कन्फ्यूजन है क्या? नहीं, आज से मत होना। छोटी आंत जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है आहार नाल का। ठीक है, और छोटी आंत का भाग होता है 3, ड्यूडेनम, जेजूनम, इलियम। बोलो एक बार, ड्यूडेनम, जेजूनम, इलियम। वापस से, ड्यूडेनम, जेजूनम, इलियम। और इसमें भी जो सबसे लंबा होता है, इन तीनों में भी जो सबसे लंबा होता है वो होता है इलियम। कौन सा होता है? इलियम। ठीक है भाई, चलो तो आसान हो गया मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं छठा, और जो है आपकी स्क्रीन पर ये, परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं? परागकण किसके अंदर बनते हैं? परागकोश, अंडाशय, वर्तिका या पत्तियां? तो हम लोग पढ़ाएंगे जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे फ्लावर का। ठीक है, जब जनन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसी। अभी फिलहाल याद कर सकते हो, वैसे तो कोई याद ही होता है। परागकण परागकोश के अंदर, ये कम से कम 10,000 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ज़्यादा ही होगा शायद। ठीक है, बहुत बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन ये अलग अलग एग्जाम में। परागकण किसके अंदर पाया जाता है? परागकोश के अंदर। ठीक है भैया, चलें
चलें क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जो लिखा हुआ है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो है वो कौन सा है, सबसे बड़ी लंबी कोशिका कौन सा होता है। तो ह्यूमन सेल में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है न्यूरॉन। कौन सा है, न्यूरॉन। ठीक है, इसको हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहते हैं, दिमाग वाला सब कोशिका, जो दिमाग वाला सेल है ना उसका नाम भी होता है न्यूरॉन, तो वो सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां फटाफट से देख लेते हैं, और वो है 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है। तो देखो जहाँ भी मिली लिख जाए ना, मिली उसका मतलब ही होता है 10⁻³ जहाँ भी क्या मिल जाए आपको मिली, उसका मतलब भी होता है 10⁻³ जहाँ भी आपको माइक्रो मिल जाए, माइक्रो को म्यू से दर्शाया जाता है, म्यू से, इसको म्यू पढ़ा जाता है। जहाँ भी आपको क्या मिल जाए माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। ठीक है, माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर, मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, मिली एम्पियर बोला है तो 10⁻³ एम्पियर हो गया। यहाँ बोलता है 1 मिली आम बराबर बताइए, 1 मिली आम, हालांकि ये होगा नहीं, तो 10⁻³ आम। ठीक है, तो ऑप्शन सही जो है वो ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से देख लेते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम बहुत एग्जाम में बार बार आ रहा है, वी बराबर री, बीरी से याद कर सकते हो, सिगरेट नहीं, बीरी किस याद कर सकते हो, बीरी, वी बराबर री, वी बराबर री, वी बराबर री, वीरी 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 वीरी। ठीक है, तो यहाँ आई आर लिखा हुआ है, आर आई रहे तो बुरा भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है बिल्कुल सही। ठीक है भैया, चलें क्वेश्चन नंबर, उससे पहले यू नो व्हाट, यू शुड नॉट हैव टू, आपको करना चाहिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेली पढ़ाई करते हैं, मॉर्निंग में 7 बजे और इवनिंग में भी 7 बजे। ठीक है, और बाकी शेयर कमेंट वगैरह समझ ही रहो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से देख लेते हैं, जो है ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है सर, ए मीटर। देखिए जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी जब चैप्टर डिस्कस करेंगे ना, वहाँ हम बताएंगे आपको डिटेल में। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता हूँ मैं, ये होता है रजिस्टर। ठीक है, और यहाँ पे हम लगाते हैं ए मीटर। ठीक है, ऐसे करके बैटरी वगैरह लगा देंगे थोड़ा सा बढ़िया सा सुंदर सा, और यहाँ पे स्विच लगा देंगे, और इधर कहीं बल्ब वगैरह लगा देंगे। ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। तो ए मीटर को जब भी लगाते हैं हम लोग लगाते हैं उसको श्रेणी क्रम में। कौन सा क्रम में, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जो भी चीज़ लगी हुई है उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए कम, ताकि ये क्या इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित नहीं करे। तो ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है बहुत ही कम, कम नहीं बहुत ही कम होता है भैया। तो यहाँ तो लिख दिया है बहुत छोटा वाला, देखते रहो, छोटा भी नहीं बहुत छोटा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो जाएगा सही। ठीक है, चलो लगी वीडियो अच्छी है तो कर लेना लाइक, मिलते हैं कल।